एक एक आपको ध्यान होगा जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1 to 16 क्वेश्चन था, राइट? और एक था जिसमें, अच्छा जो, ठीक है, करेक्ट, 1 to 16 था हमारा क्वेश्चन, और दूसरा था जिसमें 20 क्वेश्चन करने के लिए मैंने दिया था। तो बताओ डाउट किस तरफ है, किस में डाउट है, बोलो। 19 डाउट है, मतलब 20 वाला। ठीक है ठीक है, मैं दोनों ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, 19-20 कर रहे हो, ठीक है ठीक है, मैं 19-20 डिस्कस कर देता हूँ, सब लोग ध्यान देंगे, अभी इसी वक्त डिस्कस कर देता हूँ। सब लोग निकाल लो भैया, जो 1 से 20 तक करने के लिए दिया था उसमें 20 और 19 और 20 मुझ तक पहुंचे हैं। हाँ, जिसने रेज हैंड किया बोलो, मैं देख रहा हूँ किसने हैंड रेज किया भाई। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? ओके ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका मैं डाउट ले रहा हूँ 20, 19 एंड 20, ये 1 to 20 में से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 सब लोग पढ़ो, जो मैंने 1 to 20 सबको करने के लिए दिया था। अच्छा ठीक है, छोड़ना, जिसको कुछ भेजना है, रेज हैंड, ये हैंड रेज का कोई मतलब नहीं है, सीधे मुझे मैसेज करो, आई कैन सी, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। चलो, अच्छा मैंने ही कर रखा है, अरे हटा यार, गलती से हो गया, चल सॉरी। सो हाँ, 19 क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक? ये तो बहुत आसान सवाल है, आंसर डी होगा। इसमें 3 क्लोरीन लगे हैं, है ना? इसमें 3 क्लोरीन लगे हैं ना, तो जब सब 3 क्लोरीन लगे हैं तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा? डी। तो 19 का आंसर होगा डी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से हमेशा ज्यादा होता है। स्क्रीन में शेयर नहीं कर रहा हूं, तुम लोग के पास है ना क्वेश्चन? 1 से 20 क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर 19 हम डिस्कस कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने क्वेश्चन देखो, मैंने भिजवाया था सबको ग्रुप में, अगर याद हो। अच्छा ओके, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है उनको मिल जाएगा, ले लेना किसी से बात करके, बाकी जिनके पास है वो देख लो। किसका डाउट था? 19 क्लियर, 19 क्लियर, सीधा क्वेश्चन है। चलो वैसे 20 देखो, 20 जो है, एक बार देख लो, 20 अभी छोड़ दो, 20 में एक दिक्कत है। 20 में दिक्कत क्या है, इसमें थोड़ा सा आगे का भी है, मेसोमेरिक इफेक्ट यूज हो रहा है। जस्ट लीव 20 नाउ, हम लोग बाद में 20 कर लेंगे, ठीक है। बाकी और कोई खास डाउट जिसमें आपको बहुत परेशानी हो रही है? 14, चूज द करेक्ट बेस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो देख लो सब लोग, जल्दी जल्दी देखो, ध्यान दो। 14 देखो, 14 का ए, देखो ज्यादा बेसिक कौन होगा? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पुश करने की टेंडेंसी ज्यादा है, सही है। किसकी टेंडेंसी ज्यादा है बताओ? इलेक्ट्रॉन पुश करने की। तो देखो एग्जांपल, तुम्हारे पास 14, सब लोग देखो जिनके पास भी क्वेश्चन हो, तो अगर आप 14 में देखोगे तो C2H5O माइनस और OH माइनस में ज्यादा पुश करने की किसकी टेंडेंसी है? बिल्कुल सही बात है, देखो जवाब आ रहा है सानिका का, C2H5O माइनस में, क्योंकि O माइनस दोनों में कॉमन है। C2H5 में नया ये है कि उसके पास पुशिंग ज्यादा है, O माइनस है ना, सो C2H5 माइनस बेटर है। फिर 2 में CH3 माइनस बेटर है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जिसके पास होगा उसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी, पॉजिटिविटी कम होगी। सो बी का आंसर होगा CH3 माइनस। थर्ड में जाएंगे Br माइनस I माइनस, तो अच्छा जो बेस है वो Br माइनस है, ठीक है। और ऐसी चीजें बढ़ती रहेंगी, मतलब इस पे हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, हालांकि हमने बेस की बहुत बात अभी की नहीं है। नासिक गया था तो पूछ लेना आप, उन बच्चों से हमारी बात हुई थी, और आई गेस सबको काफी क्लियर हुआ था। ऐसे करके हम हर जगह कोशिश करेंगे पहुंचने की,
और जितना हो सकेगा डिस्कशन को हम आगे करेंगे। डन, चलो बहुत अच्छा। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे। और कोई जो, अब मुझे लगता है मुझे मेसोमेरिक शुरू कर देना। जैसे बोरीवली में आज गया था। अरे आवाज बिल्कुल आ रही है भाई। तो फ्रिज हो रहा हूँ? नहीं नहीं, फ्रिज नहीं हो रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। किसका नेट गया बे? एक मिनट रुक। अभी सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ठीक है। अब मैंने दूसरा सेट किया, अब सबको आवाज आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं। उसको मैंने हटा दिया, अब दूसरी तरह चल रहा है। अब सब लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। एज आई प्रॉमिस्ड, हम लोग डिस्कशन आमने सामने करेंगे। बहुत दिक्कत होगी तो अब बता, ठीक है? बढ़ते हैं। अब मैं आज जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, सब लोग गेस करेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसको अगर अच्छे से किया तो पूरे ऑर्गेनिक हमको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। अगर आपको अच्छा करना है वो पार्ट, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे और लाते हैं इस पूरे पार्ट को। डन, एक सेकेंड। चलो चलो शुरू हो जाओ। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ लिखना, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिखेगा, ध्यान से। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आप सबको आराम से स्क्रीन दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन, सब लोग ध्यान देंगे और हम डिस्कशन को कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये स्क्रीन आप सबको दिख रहा है। आज की क्लास देखो, मैं हेडिंग ले लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग लिखेंगे मेरे साथ। हेडिंग है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। ये हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है जो हम लोग आज करेंगे। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है, अगर आपके कंपाउंड में कोई रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है? अगर आपके कंपाउंड में कोई रेजोनेंस हो रहा है, सबको क्लियर? अगर आपके कंपाउंड में कोई रेजोनेंस हो रहा है, तो उस रेजोनेंस के कारण जो कंपाउंड में इफेक्ट होता है, उसको ही हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये मेन पॉइंट है, उसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो एक कंपाउंड है, उसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस के कारण जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अभी दिखेगा, अभी देखो वहां, देखो ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो जहां पे लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे ध्यान। सो मेसोमेरिक इफेक्ट मेनली हमको ध्यान देना है, और मेसोमेरिक इफेक्ट से सब चीजें देखनी है अपने को। मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए पहले हमको रेजोनेंस समझना होगा। तो आई रिक्वेस्ट कि हमारी क्लास में सबको रेजोनेंस आता है? सब लोग बताओ, हमारी क्लास में सबको रेजोनेंस क्लियर है? इस इफेक्ट को पहले समझने के लिए हमको जो नया टॉपिक शुरू करना है आज, वो है, सब लोग लिखना शुरू करो, रेजोनेंस। लिखो।
सो रेजोनेंस हमारी क्लास में कितने लोगों ने पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग में एक चैप्टर था। अच्छा, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा है। अद्वैत बोल रहा है थोड़ा सा पढ़ा है 80% एंड नॉट इन डिटेल सर। अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, समझ आएगा। सो कोई बात नहीं, कोई कोई नहीं, इट्स फाइन, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बट तुम लोग को बहुत ध्यान देना होगा, पेशेंस रखना होगा तो समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। कोई बात नहीं। मैं पहले आज की क्लास में कोशिश करता हूँ रेजोनेंस समझाने की। एक बार लोगों को रेजोनेंस समझ आ गया तो फिर ठीक है, तो बाकी चीजें हो जाएंगी। चलो ध्यान दो, लेकिन आप सब लोग देखो ध्यान से। देखो रेजोनेंस एक श्वेत परेशान मत हो तुम, स्क्रीन आ जाएगा, तो मुझे पता है आ रहा है जा रहा है, मुझे भी दिख रहा है, तो तुम ना प्लीज लाइव कमेंट्री मत दो। आई कैन चेक आ रहा है जा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। पढ़ाई पे ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ उस पर पूरा फोकस करो। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस इज द फेनोमेनन, इट्स अ इमेजिनरी फेनोमेनन। देखा जाए तो सच में होता है नहीं होता है लोगों को नहीं पता, बट इससे बहुत सारा इम्पैक्ट आता है। अब ये पूरा समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल से तुमको समझाना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना, समझ में आएगा। एग्जांपल है कि ध्यान देना, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। अगर इसमें एक डबल बॉन्ड लगा ले तो इसको कहते हैं, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन है, इसमें एक डबल बॉन्ड है। और ये देखो इसके नीचे है, मैंने बेंजीन बनाया। ध्यान देना सब लोग। ठीक, अब सीखो, ध्यान से सीखना। एक फेनोमेनन होती है, वो मैं तुमसे पहले डिस्कस कर रहा हूं तो सीखना। फेनोमेनन होती है जब एक डबल बॉन्ड को H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जो है सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। इसमें हम लोग एक कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। डबल बॉन्ड को जब एक हाइड्रोजनेशन कहते हैं इसको, तो ये जब प्रोडक्ट बन जाता है ऐसे, डबल बॉन्ड को जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं हम लोग तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद कुछ हीट रिलीज होती है। ये जो हीट रिलीज होती है प्रोसेस के बाद राइट साइड में, उस हीट को हम सब कहते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस क्लास में थर्मोडायनामिक्स हो गया है? कोई बताना जरा, थर्मोडायनामिक्स हम लोगों ने पढ़ा है? अरे तब क्या दिक्कत है, अरे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो एनर्जी को हम लोग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, और इसको हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो तुम समझ ही रहे हो, तब तो मैं बेकार टेंशन ले रहा था। ठीक, करेक्ट। और इसको दिखाते कैसे हम लोग, ऐसे डेल्टा एच करके। बिकॉज ये हाइड्रोजनेशन है तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे डेल्टा एच, हाइड कैसे छोड़। तुम लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हो, बेकार में परेशान हो रहा था। सो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, जो भी हीट निकलता है इसको एनर्जी ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। सब लोग देखना, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक, यहां देखो दिस, ऐसे दिखाते हैं इसको हम लोग। तुम लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हो। डेल्टा एच कहते हैं इसको, सही बात, इसको हम लोग डेल्टा एच कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो, अब मान लो कि, देखो ध्यान से,
इसका जो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर देखो कितने हैं, अगर गौर से देखो तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। तो देख के बताओ, अगर तुम साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन कराओगे, अगर मान लो उसमें x किलो जूल रिलीज होती है, तो बेंजीन के लिए कितना किलो जूल रिलीज होगा बताओ? 3x, करेक्ट। सो अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखूंगा जो तुमको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू लिखी जाएगी दोनों के लिए। सो देखा गया कि इसका मान लेते हैं कि x किलो जूल, सो इसका होना चाहिए था -3x किलो जूल, क्योंकि वो उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो हाँ। लेकिन देखो हुआ क्या, लेकिन हुआ ये कि जब लोगों ने चेक किया तो दे वर वेरी सरप्राइज कि इसका आंसर 3x किलो जूल नहीं था। ठीक है, बहुत सरप्राइज हुए। सच तो ये था कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो बेंजीन का था, मान लो कि 3x तो नहीं था, सपोज कि y था, मान लो y किलो जूल रिलीज होना था। अजीब बात ये थी कि y जो था वो is much lesser than 3x था। अब ये समझ में नहीं आता है कि एक डबल बॉन्ड हमने लिया, इसके पास एक डबल बॉन्ड थे, राइट वाले के पास 3 डबल बॉन्ड थे। ऐसा क्या गलत किया इस बेचारे ने कि इसकी 3 टाइम्स नहीं हुई? ऐसा क्या प्रॉब्लम है भाई? साफ दिख रहा है, किसी को भी दिख रहा है कि इसका जो है एक ही डबल बॉन्ड है, इसके पास 3 डबल बॉन्ड है। तो जो अमाउंट ये रिलीज कर रहा है उसका 3 टाइम्स इसको रिलीज करना चाहिए। बट सच ये था कि इसकी एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए थी उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम थी। सुन रहे हो? सो बहुत ज्यादा क्या नया, ऐसा क्या था? तो इस पे फिर काम शुरू हुआ। फिर लोगों ने कुछ और नई चीजें देखी। एक तो पहले हाइड्रोजनेशन का चक्कर था, फिर लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया कि बेंजीन रिंग के साथ कुछ अलग है। बेंजीन को जब उन्होंने ध्यान से देखा, इसके ऊपर वर्क किया, तो बेंजीन के बारे में और भी कई बातें सामने आई। जैसे मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। देखना ध्यान से। फिर लोगों ने देखा कि जो बॉन्ड लेंथ था, बॉन्ड लेंथ जो था वो चाहे वो 1-2 के बीच का हो या 2-3 के बीच का, बॉन्ड लेंथ 1-2 के बीच का हो या 2-3 के बीच का था, आपस में बिल्कुल सेम थे। और यही बॉन्ड लेंथ बाकी सबके बीच में भी थी। So we can write in benzene all bond lengths are same। ये बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, सिंगल बॉन्ड वीकर होता है। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए कम और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि सबका बॉन्ड लेंथ सेम है। ध्यान से देखो, एवरीवन हैज सेम बॉन्ड। तो बेंजीन में ये दूसरी चीज थी जो लोगों को चौंका रही थी। पहली चीज क्या थी? बॉन्ड जितनी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए उससे काफी कम था। दूसरा, इसके सारे बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ आपस में सेम थे। ये भी बड़ा अजीब था क्योंकि दुनिया जानती है कि सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बड़ी होती है,
और डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो छोटी होती है। ऐसे में ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं था। अब देखो नेक्स्ट, ये दूसरा फैक्टर था। एक और तीसरा फैक्टर था, स्टेबिलिटी जो थी बेंजीन की, स्टेबिलिटी जो होती है बेंजीन की, जिसको हम लोग C6H6 कहते हैं, इज इसकी जो स्टेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। इवन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी ज्यादा। सो इसकी स्टेबिलिटी इसके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा थी। उसको देख के, बॉन्ड वगैरह देख के हम लोग जो सोच रहे थे कि इतनी होनी चाहिए, उससे इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा थी। अब देखो मैंने तीसरा फैक्टर बताया। पहला फैक्टर थी कि उसकी बॉन्ड, उसकी एनर्जी जो है कम रिलीज कर रहा था। दूसरा, सारे बॉन्ड लेंथ सेम थे। और तीसरा कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई थी। ये तीन चीज लोगों को परेशान कर रहा था कि ऐसा क्या है बेंजीन में कि बेंजीन में उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी होनी चाहिए उससे कम है, उसकी बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है, फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है। सो लोग परेशान हो गए कि बेंजीन ऐसा क्या कर रहा है कि ऐसा हो रहा है। अब देखो, लोगों के पास अपना अपना, सबने अपने हिसाब से सोचना शुरू किया। आगे चल के उनको और भी कई कंपाउंड मिले जिसमें ऐसा हो रहा था, जैसे ओजोन, CO3 2-, ऐसे कई कंपाउंड मिलने शुरू हो गए जिसमें ऐसा हो रहा था। अब जहां भी ऐसा हो रहा था, ये कुछ कंपाउंड मिले, उनके अंदर भी, हाँ लिख रहा हूं, उनके अंदर भी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। सो नॉट ओनली बेंजीन, हमें और भी कई कंपाउंड मिले जो जिनके जो एनर्जी कम रिलीज कर रहे थे, जिनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी और जिनके बॉन्ड लेंथ सबके सेम थे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे कंपाउंड रोज एक मिलने लगे और उस पे अपना जो रूल था वो चल नहीं रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि एनर्जी कहाँ जा रहा है, ऐसे कैसे कम हो रहा है, और स्टेबिलिटी एकदम से कैसे बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ सबका कैसे सेम हो सकता है। इन सबको समझाना धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर किसी ने, धीरे धीरे आइडिया आया, एक दिन में नहीं आता, फिर धीरे धीरे एक आइडिया डेवलप हुआ जो मैं अब तुमसे शेयर करूंगा। तो देखो क्या आइडिया है, समझो। आइडिया ऐसा आया कि लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बेंजीन स्टेबल इसलिए है कि उसकी एनर्जी कम है, और एनर्जी कम इसलिए है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है। कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है तो हो सकता है कि उसकी एनर्जी कम हो। भाई लोगों को डाउट तो हो रहा था ना कि एनर्जी कम क्यों, सबको डाउट हो रहा था कि इसकी एनर्जी कम क्यों हो गई है। रिलीज देखो, कोई बंदा एनर्जी रिलीज क्यों करता है कम, रिलीज इसलिए कम करता है कि उसके पास एनर्जी कम होती है। देखो ध्यान से, भाई रिलीज कब करोगे तुम, प्रोडक्ट तो सेम ही है। भाई 3 डबल बॉन्ड थे, उधर 3 सिंगल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट तो थोड़े ना बदला है। एनर्जी तुमने कम रिलीज किया, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एनर्जी कम रहा होगा। तो एनर्जी कम होगा तब तो रिलीज भी कम करोगे, बोलो। और कम कैसे हुआ, 3 डबल बॉन्ड थे, एनर्जी कम कैसे हुआ। तो क्या ये कुछ ऐसा कर रहा था जिससे इसकी एनर्जी कम हो रही थी। और एक बात तो सबको समझ में आ रहा था कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बताओ, ज्यादा होती है। सो लोगों को एक बात समझ आ रही थी कि शायद बेंजीन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उसकी एनर्जी डाउन हो रही है, और एनर्जी डाउन होने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बोलो, समझ में आई बात। कनेक्ट करो एक दूसरे के साथ। सो लोगों ने इमेजिन करना शुरू किया, अपना अपना दिमाग लगाया, रिसर्च किया, फिर हमें नया कॉन्सेप्ट मिला। इसी बीच हमको एक और कंपाउंड मिला जो हमको चौंका रहा था, वो है ओजोन। देखो ओजोन, ओजोन की स्ट्रक्चर देखो, सब ओजोन भी समझना चाहिए। ओजोन भी डिफरेंट प्रॉब्लम, काफी सिमिलर प्रॉब्लम्स होकर, देखो
ओजोन इधर एक डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे प्लस साइन लाता है और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। इसका रीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। तो जब भी वो 2 से ज्यादा वैलेंसी करेगा तो इसके ऊपर उस केस में इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। अगर वो 3 करेगा तो दिक्कत आएगी, इसलिए इसके ऊपर आ गया प्लस साइन। ये ओजोन का स्ट्रक्चर, एक तरफ एक डबल बॉन्ड, एक तरफ एक सिंगल बॉन्ड। अब लोगों ने क्या किया, इसका बॉन्ड लेंथ भी निकाला। मान लो ये 1 है और ये 2 है। लोगों ने देखा कि जो बॉन्ड लेंथ है इसकी भी बॉन्ड लेंथ सेम। अब यहाँ फिर दिमाग खराब हुआ कि ये क्या मतलब है, एक सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है, इन लोगों की बॉन्ड लेंथ सेम कैसे हो सकती है। फिर से वही प्रॉब्लम वही था, फिर से सबको वही दिक्कत होने लगी कि यार ये तो बड़ा दिक्कत है, बॉन्ड लेंथ है अनडेन, यही सब हो रहा है। तो यहाँ से डिस्कशन हमारा बढ़ेगा। लेकिन ओजोन में एक और बात थी, स्टेबिलिटी भी तुम जानते हो, ओजोन लेयर सबने पढ़ा हुआ, तुम जानते हो ओजोन ठीक ठाक स्टेबल है। अगर वो ठीक ठाक स्टेबल नहीं होता तो तुम्हें पता है ना उसमें होल्स बन जाते हैं और हम लोगों की क्या हालत होती है। इसका मतलब ओजोन एकदम बेकार नहीं है, ठीक ठाक स्टेबल है। अब इसको देख के लग रहा है कि इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो ओजोन को तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ओजोन ठीक ठाक स्टेबल है, उसकी बॉन्ड लेंथ सेम है। यहां भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसा क्या दिक्कत है कि ओजोन भी बहुत स्टेबल है। मैं बता दूं कि स्टेबिलिटी ओजोन की होती है। ठीक ठाक स्टेबिलिटी है इसकी, एनफ है, इतनी है कि ये आगे रिएक्ट ना करे। जबकि इसमें प्लस और नेगेटिव दोनों हैं, तो इनको तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, किसी न किसी से रिएक्ट कर जाए। जितने पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो सब रिएक्टिव। श्रुति मेरा वॉइस बिल्कुल ठीक है, तुम एक बार अपना कनेक्शन चेक करो, ठीक है, सुनो। सो दैट्स इट, ये स्टोरी। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। एक एक करके हमको ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलते गए जिनकी बॉन्ड लेंथ सेम थी, जिसके अंदर एनर्जी कम हो गई थी अपने आप, उनकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई थी। तो लोगों ने इन सबको एक साथ जोड़ा और एक नया फेनोमेनन दुनिया के सामने रखा। वो कह रहे थे, रेजोनेंस का जब कॉन्सेप्ट आया था तो जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो भी हमेशा वो श्योर नहीं था कि ये होता है, बट बिकॉज जैसे जैसे नए नए कंपाउंड मिलते गए और उस कंपाउंड में वो सब चीज आती गई, तो धीरे धीरे उनको लगा कि शायद मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। बट एक बॉटम लाइन याद रखना, एनर्जी डाउन स्टेबिलिटी हाई, ये बॉटम लाइन मत भूलना। ये बॉटम लाइन नहीं भूलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, उस पर फोकस करना तो समझ में आ जाएगा। जरा देखो, केक्यूल की बात करते हैं एक बार। हाँ करेक्ट करेक्ट, केक्यूल की बात करते हैं। केक्यूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर पर बहुत काम किया था। तो अगर मैं उस स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो, इसका ये एक स्ट्रक्चर है, अब गौर से देखना। मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जरा ध्यान देना सब लोग। लेट्स से ये मेरा 1 है और ये मेरा 2। बताओ 1 और 2 में फर्क क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2? दोनों के पास 6 कार्बन है, दोनों के पास 3 बॉन्ड है। सिर्फ एक ही चीज की अंतर है इन दोनों में कि ये अगर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है,
तो डबल बॉन्ड पहले 1 और 6 के बीच में था, अब डबल बॉन्ड शायद 1 और 2 के बीच में नहीं है। देखो इन दोनों में सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, डबल बॉन्ड की पोजीशन। सो डबल बॉन्ड की पोजीशन बस अलग अलग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जितना डबल बॉन्ड लेफ्ट में है उतना डबल बॉन्ड राइट में है, जितना सिंगल बॉन्ड लेफ्ट में है उतना सिंगल बॉन्ड राइट में है। यानी स्टेबिलिटी वाइज अगर देखें तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की संख्या बिल्कुल सेम है। लेकिन एक बात फिक्स है कि डबल बॉन्ड की जगह तो हिलती नहीं है। अगर डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो जीवन भर वहीं रहेगी, फिर ये 1 और 6 में कैसे लिख रहे हैं? तो यहां से इमेजिनेशन शुरू होती है। हमें बताया गया कि जब कभी तुम किसी कंपाउंड का एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना दो, जब कभी, सुनो मेरा स्टेटमेंट ध्यान से, जब कभी तुम किसी कंपाउंड का एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाओ, और उस स्ट्रक्चर में तुम किसी एटम की जगह शिफ्ट नहीं करोगे, सिर्फ पाई बॉन्ड की जगह शिफ्ट करोगे। देखो पाई बॉन्ड मतलब सिंगल के साथ जो एक्स्ट्रा बॉन्ड लगाया हर जगह, तो सिर्फ वो जो नया वाला बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, उसकी जगह बदलनी है बस। अगर उसको बदल के तुम कोई नया स्ट्रक्चर बना के दे सकते हो, तो हम लोग कहते हैं कि उस कंपाउंड में रेजोनेंस हो। ठीक है, सो रेजोनेंस का मतलब ये हुआ कि, अब देखो ध्यान दो, अभी समझ में आएगा। रेजोनेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी एक स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन्स रखे और उसको देख के मुझे लग रहा है कि मैं एक और ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूं जहां सब कुछ सेम होगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह अलग होगी, तो उस केस में जैसे मैंने पाई इलेक्ट्रॉन की जगह इधर उधर किया, वैसे क्या ऐसा नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन खुद ही अपनी जगह बार बार बदले? और पाई इलेक्ट्रॉन की जगह के हिसाब से एक्चुअली ये बेंजीन सिर्फ इस स्ट्रक्चर में नहीं, इन दोनों स्ट्रक्चर में कंबाइंडली रह रहा हो। जैसे फैन चलता है, देखो फैन हमारे ऊपर चलता है, तो एट ए टाइम उसका ब्लेड किसी एक जगह पे होता है, 2 सेकंड के बाद वो कहीं, कोई बोले यहाँ है ब्लेड, वो भी ठीक है, 2 सेकंड के बाद कोई बोले वहां है ब्लेड, वो भी ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाई बॉन्ड की जगह फिक्स नहीं होती है, वो घूमते रहता है। अगर ऐसा है तो उससे फायदा क्या हो? तो लोगों ने ये बताया कि एक्चुअली पाई बॉन्ड की जो जगह है वो फिक्स नहीं है, वो घूमते रहती है। और उसको उन्होंने उसके हाइब्रिड फॉर्म में बताया, ऐसे डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन 1 to 6 के बीच में भी हो सकता है, कभी 5 to 6 के बीच में भी हो सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स जगह नहीं है, वो घूमते रहता है, घूमते रहता है। इसका मतलब हुआ कि ये घूम रहा है। सो इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई। अब इससे क्या होगा? जितना डीलोकलाइजेशन करवाओगे उतना सिस्टम का एनर्जी यूज होगा, और जितना सिस्टम का एनर्जी यूज होगा उतना कम होगा, जितना कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो बस एक ही शर्त याद रखना, सारे कार्बन को सेम प्लेन में रहना पड़ेगा। अगर सारे प्लेन में नहीं होंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कहीं और जाएगा, इसी और प्लेन में, ये किसी और प्लेन में तो नहीं होगा। तो सारे कार्बन को सेम प्लेन में रहना होगा, मतलब sp2 होना चाहिए या आगे चल के उसको sp2 बनना पड़ेगा, ये दो चॉइस है। सो ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ pi electrons in a planar structure, energy of compound decreases इस स्ट्रक्चर की बात चल रही है, दोनों स्ट्रक्चर कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, फाइनल में दोनों माने जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों में घूम रहा है। श्रुति मैंने बताया, शायद तुमने सुना नहीं, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही होंगे,
उनमें जगह शिफ्ट दोनों में यार, ये सामने लिखा ना, ये दोनों स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है और तीसरा भी सेम ही है। असल में स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दोनों में करेगा एग्जिस्ट, इट्स नॉट अबाउट एक में, दोनों में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो कभी मान लो 50% वो इस स्ट्रक्चर में रहता है तो 50% इस स्ट्रक्चर में होगा। तो हमारे लिए तो दोनों हुआ ना, हम ढूंढने जाएंगे तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन अभी इसमें घूम रहा है इस जगह पे, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, इसमें घूम रहा है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। सच तो ये है कि रेजोनेंस दोनों में इक्वल होंगे और दोनों ही हमारा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन दोनों में घूम रहे हैं। So due to rotation of pi electrons in a planar structure, energy of compound decreases. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना वो एनर्जी रिलीज करेगा, और इस एनर्जी के रिलीज होने से stability of compound increases. So कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। ऑल द एनर्जी कभी ओवर नहीं होगा अद्वैत, थोड़ा कम होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाए, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। सो एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, ये होगा कि थोड़ा कम हो जाए, राइट, थोड़ा कम होगा, पूरी खत्म कभी नहीं होगी, करेक्ट। सो द स्टेबिलिटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा कम होता रहेगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस। अब देखो, सो देखना शुरू करो। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स, so pi electrons keep in different position of compound it leads or forms so many imaginary structures। मैं अभी समझाता हूँ, लिखते चलो। So pi electrons keep delocalizing, लिखते चलो, keep delocalizing in different position of compounds, it leads or forms so many imaginary structures। लिखते चलेंगे हम लोग, जितने टाइप के पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ग्राउंड स्टेट स्टेबिलिटी जैसा कुछ नहीं है आदित्य, इट्स जस्ट लाइक कि स्टेबल है, हर किसी की अपनी कैपेसिटी होगी, मैं बात करूंगा, बट द थिंग इज दैट कि स्टेबिलिटी आती रहेगी। ठीक है, सो जस्ट लिखते चलो। सो मेनी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। इमेजिनरी स्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूं, मैं आता हूं। ठीक है, अब इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये दो स्ट्रक्चर बनाए थे, देखना सब लोग ध्यान से, ये दो स्ट्रक्चर मैं वापस से तुम्हें समझाने के लिए वापस से दो बना रहा हूँ, सो दैट सबको जितनी बार लिखे हैं उतना क्लियर होता है, तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों को गौर से दो, ठीक है, अब इसको जितनी बार लिखे उतने बार कम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो हम इसको शेयर कर रहे हैं, अब ये सामने हुआ। अब एक्चुअली क्या होता है, सच की बात बता रहा हूँ, सच में इलेक्ट्रॉन इन दोनों में घूमते रहता है, कभी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन राइट में जाएगा, इसलिए इनको ना ऐसे हम दिखाते हैं एरो से। इस एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ है। ध्यान से देखो, आगे से तुम्हें रोटेशन भी सीखने हैं, तो रोटेशन सीखना अभी से शुरू करो।
जब कभी कभी तुम ऐसे देखना लिखा हुआ इस तरह के एरो का मतलब समझते हो, बोथ को एग्जिस्ट, नो रिवर्सेबल, रिवर्सेबल नहीं कहते इसको अभिजीत पटेल। रिवर्सेबल का मतलब तो दोनों के रेट अलग अलग हो सकते हैं ना, ऐसे नहीं, इसका मतलब होता है को एग्जिस्ट। क्या मतलब होता है इसका? को एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। सच तो ये है कि दुनिया में जब तुम ढूंढने जाओगे ना, तो तुमको ना तो ये मिलेगा ना ये मिलेगा, एक्चुअली में तुमको ये मिलेगा। क्योंकि जैसे फैन चल रहा है, तो तुम कोई एक पोजीशन पे तो नहीं बोल सकते ना कि इलेक्ट्रॉन फैन वहां पे जा रहा है, उसके ब्लेड से यहाँ आ रहा है। एक्चुअली तुम्हारे लिए पता है, तुम्हारे लिए तो ये दोनों है ही नहीं, तुमको तो यही मिलेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। पूरा नाम रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये दोनों जो हैं तुमको नजर नहीं आएंगे, मिलेंगे नहीं। इन दोनों को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर। समझाता हूं क्यों? क्योंकि हमको ये लेफ्ट वाले दोनों नहीं मिलते, हमको राइट वाला मिलता है। हाँ अमन, देख लिया, क्या हो गया? बहुत मुझे बहुत बुरी तरह याद कर रहे हो, सब ठीक? क्या हो गया, क्यों दुखी हो जाएगा, अभी समझ जाएगा, घबराओ मत अमन। थोड़ी देर वेट करो, मैं 10 बार समझाने वाला हूँ, पूरा समझ में आएगा। पानी वानी पियो तो फिर तुम पानी वानी पियो, मैं हूँ फिर तुमको समझा रहा हूँ। पानी पियो, देखो वहां कहीं पानी होगा, पानी पियो। अभी तुम्हें 10 बार समझाऊंगा, अभी तो शुरू हुआ है, घबराओ मत, तुम्हें समझ आएगा। सो मैंने एक बात कही अभी मैंने तुमसे एक बात कही, उस पर जाओ। मैंने कहा कि तुम्हारे पास एक ऐसा कंपाउंड हो, देखो देखो स्ट्रक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। तुम्हें एक कंपाउंड मिले जिसका तुम एक और स्ट्रक्चर बना सको, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदल के। जैसे देखो यहाँ पे हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 में क्या है, ये दोनों तुमको स्ट्रक्चर देखे, 1 देख के तुम 2 बना सकते हो, क्योंकि इसमें तुमने कार्बन की जगह नहीं बदली, हाइड्रोजन की जगह नहीं बदली, एटम सब वही है, सिर्फ तुमने पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदली है। ऐसे करके तुमने एक और स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या करेंगे, सच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर 1 में भी जाएगा, स्ट्रक्चर 2 में भी जाएगा, कभी 1 में जाएगा, कभी 2 में जाएगा, दोनों में जाएगा। एक्चुअली में जब तुम देखोगे बाहर से, तो तुमको नजर आएगा कि इन दोनों का मिक्सचर है। तो हमारी दुनिया में जैसे फैन चलता है, फैन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। याद करो, जब तुम्हारे पास फैन चलते हैं तो क्या होता है, तुम जहां देखोगे उस वक्त वो ब्लेड वहां हो। तुम कहोगे कि यार यहाँ पे ब्लेड है, 2 सेकंड बाद ब्लेड वहां चला जाए। तो सच तो ये है कि ब्लेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट ब्लेड एवरीवेयर है। इट्स लाइक कीप रोटेटिंग। तो तुम अगर कहते हो ब्लेड यहाँ है, ये भी सच है, तुम कहते हो ब्लेड यहाँ है, ये भी सच है। इट्स लाइक ब्लेड हर जगह है। बट सच में देखा जाए तो लिखने के लिए हम लोग कहेंगे कि ब्लेड तो चला हर जगह है। क्लैरिटी आ रही समझ? सो मैं जो समझा रहा हूं उस पर गौर करो। इट्स लाइक तो सच में दुनिया में जब जाओगे तो ये 1 और 2 तुमको नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा सिर्फ हाइब्रिड। और इस हाइब्रिड को देख के तुम दिमाग लगाओगे कि अच्छा, ये इन दोनों का हाइब्रिड है। तो हर हाइब्रिड स्ट्रक्चर का कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, इसको लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लिखते चलो, सब लोग लिखते चलेंगे, समय नहीं है। सो हर कंपाउंड का, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल फैन देख के दिमाग लगा सकते हो। तुम किसी भी ब्लेड के बारे में ये नहीं कह सकते ब्लेड यहाँ होगा, ब्लेड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। उसको देखो तुम, वो जो फॉर्म तुमको दिखता है ना, फैन घूमते वक्त जो फॉर्म दिखता है वही हाइब्रिड है, वो हर जगह है और कहीं नहीं है। वैसे ही रेजोनेंस होता है, जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन जा सकता है वहां वहां वो जाता है, और हम कहते हैं अरे हर जगह। ठीक है, अब तुम समझो, बिकॉज अब तुम मुझसे ये कह सकते हो कि सर ये तो मैं समझ गया आपकी बात, इतनी स्पीड होती है कि हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर देख ही नहीं पाते अभिजीत, अभी और क्या स्पीड चाहिए? हमें तो भाई सिर्फ हाइब्रिड मिलता है, बाकी तो हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। ठीक है, हमको सिर्फ हाइब्रिड मिलता है, हम तो सिर्फ इमेजिन करते हैं। बात आई समझ में सबको? नहीं आई तो बताओ भाई। ठीक है, अब सब लोग क्या करेंगे,
अब हम एक और स्ट्रक्चर लेंगे ऐसा ही, तुम लोग मेरी मदद करोगे। ये देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया CO3, सब लोग ध्यान देंगे। अब मैं ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं CO3 2- का। अब देखो, अब जैसे कि हमने बेंजीन का बनाया ना, तुम लोग मेरी मदद करोगे इसका स्ट्रक्चर बनाना। एक मैं बना देता हूँ, बाकी तुम लोग बनाओगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग तुम लोग पढ़ चुके हो, तुम लोग को स्ट्रक्चर बनाने आता होगा। सो लाइक दिस, ये देखो, सो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये CO3 2- का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। अब तुम लोग मुझे बाकी दो बना के जल्दी दिखाओ। इसके 3 बनेंगे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी 2 बना के जल्दी दिखाओ फटाफट। कौन दिखाएगा? सबको बताना है फटाफट। एक मैंने बताया, बाकी तुमको बताना। क्या बात है अनुज, बहुत जल्दी फॉर्म में लग रहे हो आज तो। अनुज देख रहे हो, पढ़ाई बहुत कर रहा है। अनुज ने मुझे गुस्सा दिलाया एक दिन और नाराज दूसरे लोग हो गए। क्यों अनुज, ऐसा क्यों किया तूने? ये तूने जानबूझ के किया अनुज, साजिश मानी जाएगी ये तुम्हारी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। गुस्सा मुझे अनुज ने दिलाया और नाराज और लोग ने। एक मिनट हाँ, डन, ये चल रहा है। अच्छा पैनल गुड है, ओके डन। नहीं नहीं मैं मानता हूँ यार, ये बस ये अनुज एक दिन मुझे गुस्सा दिला दिया, बाकी तो सब ठीक है। इसने जानबूझ के गुस्सा दिलाया, बाकी कोई बात नहीं। एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकना है, कोई नहीं नहीं कोई कोई मैसेज नहीं आया। ना 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 कोई मैसेज नहीं, आज तो नहीं है, कल भी नहीं आया था। मैं भेज दूंगा अगर आया तो, ठीक है, मैं क्लास डन। अब बैठते हैं आगे। तो मैंने देखा सबका, कितने लोगों ने बनाया। अब मैं बना रहा हूँ सही स्ट्रक्चर, सब लोग ध्यान दो। देखो बना रहा हूँ, एक मिनट, सबके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। खुद लोगों ने ड्रॉ किया आई नो, अब मैं तुम लोगों के लिए ड्रॉ करता हूँ। देखो ऐसे होगा, एक बार क्या करो, ये O- रखो, फिर ये रखो, डन। ये दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा बना रहा हूं, डबल बॉन्ड यहां लगाओ, सही है। देखो करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा, कई लोगों ने बहुत सही बताया। सो ये स्ट्रक्चर, हाँ मैंने देखा 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 शुभम, तुमने बहुत अच्छा बनाया। सो इसको, इसका हाइब्रिड अब बनाने वाले हम लोग। तो ये 3 जो हो गए ना, ये 3 हो गए इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। बहुत अच्छा। अब देखो हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे। इसका हाइब्रिड ऐसे होगा, ओ, सब लोग देखो, ओ ओ ओ, लगाओ सब लोग ध्यान। हाँ मुझे पता है यार, तुम सब इंटेलिजेंट इंसान हो। चलो इसका हाइब्रिड कैसे बनाते हैं सीखो। ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होगा कि हर जगह डबल भी है और सिंगल भी है, और ये ब्रैकेट और 2- को बाहर लिखना पड़ेगा यूं। सो ये इसका हाइब्रिड हो गया। सब लोग बनाओ तो जल्दी जल्दी। सो अगेन वी कैन से कि भाइयों, ये 3 जो है, ये 3 जो है, आप देख सकते हैं, ये 3 जो है, ये 3 है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो है, ये इसका हो जाएगा हाइब्रिड। फटाफट बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो। डन सबको?
अब एक और बना लेते हैं हम लोग। ये सबको क्लियर हो रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं, बड़े आराम से। इट्स ऑल अबाउट पाई, ठीक है। अब चलो एक और बनाते हैं। अब देखो सबको बनाना है NO3 माइनस का। NO3 माइनस बनाओ तो चलो। केमिकल बॉन्डिंग तुम पढ़ चुके हो तो स्ट्रक्चर आता ही होगा। डन। NO3 माइनस देखते हैं कौन बनाता है, ट्राई। और कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, ठीक है। ओके अमन, अरे तुम इंटेलिजेंट हो यार, बस तुमको लगता है तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम सब कर सकते हो, थोड़ा तो ध्यान दो। तुम बस बीच बीच में मस्ती करते हो, पता है मुझे तुम्हारा। मोक्ष 3 बना रहा है, ओके मोक्ष गुड। अनुज भी 3 बना रहा है, क्या बात है। सोम कह रहा है मुझे 1 ही आया। अच्छा भूमि 3 आएंगे, ठीक है। चेतन 3, बहुत बढ़िया, अभी पता चलेगा। चलो करते हैं, 3 बनने चाहिए। स्ट्रक्चर देखो कैसे। NO3 माइनस में भी अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो तो तुमको पता होगा कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp देखो एक बार, उसमें मैं आना नहीं चाहता हूँ, दूसरा पार्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे आएगा, प्लेनर ही होगा इस तरह से। स्वेडेड आयन कई तरह से बना सकते हैं, एक तो ये है। सो नाइट्रोजन जो है NO3 माइनस ऐसे बनाता है, एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक माइनस साइन। सो पहला वाला ये हुआ और बाकी तुम घुमा लो। एक ये होगा, दूसरा बताओ। दूसरा ऐसा होगा, ऊपर लगा लो माइनस, इधर लगा लो, ऐसे घुमा सकते हो, मतलब ठीक है। ये मैंने ये बनाया है, कुछ लोग इसको डबल बॉन्ड भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लोग डबल बॉन्ड भी बनाते हैं तो वो भी चलेगा, दोनों अलाउड है, डबल बॉन्ड भी बना सकते हो। तो 3 तो पक्का, ठीक है। चेक कर लो सब लोग, देख लो ध्यान से। सो ये NO3 माइनस है, एक डबल बॉन्ड को तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। एक डबल बॉन्ड को तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। सो यू कैन सी दैट ये 3 इसके बनेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, देख लो। इसका हाइब्रिड बना लो, बनाओ भाई हाइब्रिड। डन। सबको समझ में आ रहा है क्या बात है? क्लैरिटी आ रही है? दिस इज द हाइब्रिड। डन डन डन। सो एकदम आसान है, हम लोग समझ चुके हैं। सो अब हम लोग वापस से ये चीज समझते हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है। रेजोनेंस में ये होता है कि एक ऐसा कंपाउंड होता है, अगर हम पूरा कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ दुनिया में ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ एक स्ट्रक्चर से बताया नहीं जा सकता। ऐसे कंपाउंड में ही हम रेजोनेंस करवाते हैं और वहां ही रेजोनेंस ही एक्सप्लेन कर पाता है। करेक्ट, बोलो। हाँ अभी बोलता हूँ, मैं भी लिखूंगा। सो देखो रेजोनेंस में क्या होता है, लिखो। all characteristics
characteristics of a compound if all characteristics of compound अरे लिखवा रहा हूं भैया क्यों घबरा रहे लिख if all characteristics of compound cannot be explained by single structure of compound it means if all characteristics of compound cannot be explained by single structure of compound it means compound exist in hybrid form of more than one imaginary structure. This phenomenon is called resonance. लिखो भाई इस फेनोमेनन को ही हम लोग रेजोनेंस का लिखो आराम से क्लैरिटी आ रही है ऐसा कंपाउंड जिसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तुम सिर्फ एक स्ट्रक्चर से नहीं दिखा सकते हम कहते हैं उसको उसके बारे में कहते हैं कि वो मोर देन एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और इस पूरे फेनोमेनन को हम कहते हैं रेजोनेंस डन बोलो बहुत बढ़िया आसान है बहुत आसान है मतलब ऐसा कुछ बड़ा गेम नहीं है छोटी सी बात है इसको बस समझना है ओके अब देखो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बात करेंगे रेजोनेंस करता क्या है आइए समझते हैं लिखो लिखना शुरू करो ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस energy of compound energy of compound decreases लिखो जल्दी due to resonance energy of compound decreases so that stability of compound automatically
increases. आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है सबको? So due to resonance, energy of compound decreases, stability of compound automatically increases. हाँ यही हूँ, क्यों परेशान हो? हूँ भाई, हाँ आवाज आवाज है, डोंट वरी, यही हूँ, टेंशन मत लो। लिख लिया? ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी ऑफ कंपाउंड डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, अरे नहीं गई थी भाई, देख रहा हूं मैं, ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। तो देखो, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सॉरी एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट सब लोग लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, all canonical structures are not real structures. All canonical structures are not, yeah, simple canonical structures are not a real structures, are not real structures. जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। We can only get hybrid structures. हमको सिर्फ हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ही मिलते हैं। ठीक, डन, आसान है बट देख सकते। अब देखो नेक्स्ट, लेकिन एक और बात है जो लिखना पड़ेगा, more the number of imaginary structure, greater the extent of resonance, more the number of imaginary structures, greater the extent of resonance, thus higher the step. लिख लो, जिसके पास जितना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। से कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो एग्जिस्ट नहीं करते बट उनके नंबर्स बढ़ने से हमको फायदा होता है।
greater the extent of resonance, higher the stability of compound. ये सारे फैक्ट्स हैं और एक दूसरे से अटैच्ड बात है. क्लैरिटी आ रही है सबको? अरे आ रही है क्लैरिटी? हाँ चलो डन. सो ये मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई जिसके बारे में याद रखना है. अब तुम समझ गए होगे, सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसके सारे बॉन्ड लेंथ सेम क्यों होते हैं. सेम इसलिए होते हैं कि जिसको तुम डबल बॉन्ड समझ रहे हो वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है उसमें, और जिसको तुम सिंगल बॉन्ड समझ रहे हो उसमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो सच तो ये है कि हर सिंगल बॉन्ड में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर और हर डबल बॉन्ड में कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर. इसलिए इसका कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से डबल बॉन्ड नहीं है और इसका कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड नहीं है. एक्चुअली सिंगल और डबल का हाइब्रिड है, इसलिए सारे बॉन्ड लेंथ आपस में सेम हो. समझ में आ रही है? लिखो, सिंस all carbon-carbon bonds are having, since all carbon-carbon bonds are having some single and double bond character, therefore bond length of carbon-carbon bond is average of CC double and CC single and CC double. दोनों का एवरेज होगा, ऑलमोस्ट एवरेज. ये भी नहीं कि एग्जैक्ट एवरेज होगा, बट ऑलमोस्ट एवरेज होगा. ऑलमोस्ट एवरेज. सो सबकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी, लेकिन आपस में सेम होगी. सो जिसको तुम सिंगल बॉन्ड समझ रहे हो वो सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, वो थोड़ा सिंगल बॉन्ड से कम होगा. और जिसको तुम डबल बॉन्ड समझ रहे हो ना, पूरा डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा होगा. क्योंकि हर डबल बॉन्ड में कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और हर सिंगल बॉन्ड में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. सुनो बात, हर सिंगल बॉन्ड में कुछ कौन से कैरेक्टर हैं? डबल बॉन्ड कैरेक्टर. अब देखो, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है. तो सिंगल में अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? सिंगल में अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा जितना ज्यादा होना चाहिए उससे थोड़ा कम हो. और डबल में अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ तो जितना बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा हो. सो एवरी सिंगल हैज सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर और एवरी डबल बॉन्ड हैज सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर. ठीक है? इसलिए सबकी बॉन्ड लेंथ आपस में सेम थी. करेक्ट? अब देखो, due to resonance, compound loses its energy to get
more stability. Amount of heat released by compound due to resonance is called रेजोनेंस एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स से पढ़ोगे तुम लोग। जो हीट रिलीज होती है रेजोनेंस के कारण, उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग थर्मो में, और यहां भी आगे चल के एक चैप्टर। अच्छा, ओके, समझ में आ गई बात। सो रेजोनेंस के कारण जो एनर्जी लूज होता है उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब लेट मी टेल यू, जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो मैं इसको ऐसे मॉड में लिखता हूं, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी एक रिलीज एनर्जी है तो इसका साइन नेगेटिव होगा, लेकिन मेरा पर्पस यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड से है। तो रेजोनेंस एनर्जी अगर बढ़ती है तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड भी बढ़ेगी। रेजोनेंस एनर्जी बढ़ने का मतलब है कंपाउंड ने अपनी एनर्जी कम कर दी है। ये मॉड है भाई, मॉड में लिया सो दैट साइन का चक्कर ना हो, वरना कोई कह सकता है सर नेगेटिव साइन है, ये सब बोल सकता है, तो मैंने मॉड ले लिया। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो ज्यादा स्टेबल है वो रिलीज ज्यादा करता है, इसलिए उसके पास एनर्जी भी कम होती है। समझे? अब देखो, ये देखो, ये लिख लो भाई, ये लिखवाया मैंने। तो जो ज्यादा रिलीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो। एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है अभिजीत, बट हम लोग केमिस्ट्री में मानते हैं ना कि जितनी रिलीज होती है उसकी साइन नेगेटिव लगा लेते हैं, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है केमिस्ट्री में उसको पॉजिटिव मानते हैं। फिजिक्स में उल्टा होता है। तो ये तो है ना कि हम लोग एक नोटेशन देते हैं, एवरी जब भी कोई रिलीज होती है तो उसको हम लिखते हैं माइनस समथिंग, और जब एब्जॉर्ब होता है तो उसको लिखते हैं प्लस समथिंग, लिखते हैं ना। तो एक नोटेशन तो है ही ना, इसलिए हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस, दैट्स इट। अब तुम समझ गए होगे कि बेंजीन रिंग में जितनी एनर्जी एक्सपेक्टेड थी उससे कम क्यों मिला, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस था, बाकी जो एनर्जी उसको नहीं मिला वो उसने रिलीज कर दिया। एनर्जी बढ़ नहीं रहा है श्रेय, एनर्जी बढ़ नहीं रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। रेजोनेंस एनर्जी बढ़ना मतलब, रेजोनेंस एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जो कंपाउंड लूज कर चुका है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा कंपाउंड उसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ना मतलब ज्यादा लूज करना, ज्यादा लूज करना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ जाना। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। श्रेय तुम चमत्कारी बच्चे हो यार, इतना आसान थोड़ा ना, तुम समझ गए एक बार में, मतलब यार ये छोटी बात थोड़ी ना है। चलो बैठते हैं आगे। तो तुझे ठीक है कि और स्क्रॉल करना है ऊपर? फाइन, ओके, ठीक है, खुश, चलो बैठते हैं। सो ये हम बात कर रहे थे रेजोनेंस की। बढ़ते हैं आगे, डन, नेक्स्ट की तरफ। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड हो गया। अब इस पे बात करते रहेंगे, एक्चुअली खत्म नहीं होगी, इस पे डिस्कशन चलता रहेगा, बट एक आइडिया मन में आ गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते, एक्चुअली वो हाइब्रिड में होते हैं, और फिर आगे की बात समझ में आएगी कि वो स्ट्रक्चर में करते क्या। अब मन में ये आता है, तुम पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये कह रहे हो कि वो कोई कंपाउंड है, वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में रहता है तो रेजोनेंस देता है,
मैं तुमको ये बताऊंगा कि अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में होता है तो एक्चुअली एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में होने का मतलब है, अगर वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में है इसका मतलब ये है कि उसके पास ऑप्शंस ज्यादा है। जितनी जगह पे घूमेगा उतनी ज्यादा एनर्जी लूज होगी, ज्यादा लूज होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दैट्स इट। जितना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना एनर्जी लूज करने का बहाना, ऑप्शन, पोजीशन, और उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दैट्स इट। इतनी सी बात है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जरूरी बातें करने वाले हैं। अब लिखो सब लोग, कई चीजें हैं, एक एक करके सीखेंगे हम लोग। इसमें अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक ले लेते हैं जिसको सब लोग ध्यान लिखो। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लिखना शुरू करो। फर्स्ट लिखो, लिखो जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनको जरा ध्यान देना पड़ेगा। लिखो sometimes all canonical structures of hybrid sometimes all canonical structure of hybrid are having different stability। सबकी स्टेबिलिटी बहुत बार सेम नहीं होती। मान लो एक कंपाउंड है जिसके पास चार एटम है और चारों की स्टेबिलिटी जो है, हमारा तो 4 से 6 है ना आज। अरे सुन तो लो, मेरी क्लास तो 6 बजे तक थी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मुझे मैसेज आया 6 बजे का, रुको रुको 1 मिनट रुको। अरे मुझे मैसेज है, कहाँ गई, मेरे पास मैसेज है प्रीति मैडम का। उन्होंने मैसेज में लिखा है 4 to 6। आज किसका क्लास है 6 बजे? अच्छा रुको रुको, मैडम से पूछ लेते हैं, मैडम तो क्लास में है। अरे पूजा, 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 आर यू लिसनिंग? पूजा कहाँ गया, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक है शायद। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा 6 बजे गौरव सर का क्लास, ओके ओके। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, रो मत यार, रो मत यार, रो मत। रोने लगते हो तुम लोग यार, रुक ना रुक ना, रुक जा, क्यों दुखी हो रहे हो? 1 मिनट दे दे भाई। सुन लिया मैंने गौरव सर की क्लास, सुन तो ले। बस एक वर्ड लिखने दे मुझे। समटाइम्स ऑल, इसको लिख देता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। समटाइम्स ऑल chemical structure of hybrid are having different stability। सही है? The structure which has greater stability, the structure which has greater stability। हाँ स्क्रीन दिखा रहा हूँ, रुको, कहाँ गए भाई, 1 सेकेंड। हाँ लिखो, the structure which has greater stability will have higher contribution
will have higher contribution in hybrid। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मान लो किसी के पास 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, उसका, अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको अभी? हाँ, जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी होता है उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा होता है। मान लो एक हाइब्रिड के 2 स्ट्रक्चर, एक ज्यादा स्टेबल है, एक कम स्टेबल, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा होगा, और जो कम स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में कम होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, तो लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अपनी क्लास को यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हम बात करेंगे अगली क्लास में स्टेबिलिटी के बारे में, अभी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, लंबी बातचीत करनी होगी। वही हम लिखवाना चाह रहे थे, ये कंडीशन शुरू यही किए थे, ये कंडीशन ये आगे बताना चाह रहे थे, बट पता नहीं मुझे कैसे गड़बड़ हो गया। एक बार प्रीति से पूछ लेता हूँ, 1 सेकंड देना, बस 1 सेकंड। शायद कुछ मिसकंसेप्शन है। अच्छा ठीक है, चलो डन। तुम लोग सही कह रहे हो कि झूठ तो तुम लोग बोलते नहीं हो यार, इतने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। नोट हो गया सबका? चल मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, डन। तो यहाँ तक सब पढ़ के आना, समझ के आना। अगली क्लास में हम यहीं से मिलेंगे। बाबा, टेक केयर, ध्यान रखो, कोविड से बच के रहो। जल्दी मिलते हैं। ओके ओके, बाय 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 डियर, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, ओमिक्रॉन से बच के रहना है सबको, मैं भी बचूंगा, तुम लोग भी बचो। चलो बाय बाय, मिलते हैं बाय 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 बाय।